हेलो स्टूडेंट। तो झारखंड बोर्ड का मॉडल सेट पेपर आ चुका है और आप लोग का बच्चों एग्जाम होने वाला है मार्च में। तो देखो ये मॉडल सेट पेपर 1 का सब्जेक्टिव पैटर्न वाला है। ठीक है, इसमें देखो टोटल 19 क्वेश्चन है। तो मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन का एक प्रॉपर आंसर्स तैयार किया है। ध्यान दो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एरोसोल। बच्चों एरोसोल का आपको एग्जाम्पल देना है। बच्चों सबसे पहले जानो एरोसोल होता क्या है और उसके बाद आप एग्जाम्पल लिखोगे। अगर आपको आंसर्स देना है तो सिर्फ स्मोक और ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट लिख दो, इतना सफिशियंट है। बट मैंने यहाँ पर सारे क्वेश्चंस का डिटेलिंग किया है तो बस आपके समझने के लिए। ठीक है, तो ध्यान दो बच्चों, एरोसोल कहते किसको है? तो एरोसोल एक प्रकार का सस्पेंशन है जिसमें फाइन सॉलिड पार्टिकल्स या लिक्विड ड्रॉपलेट मौजूद होते हैं एयर या किसी अनदर गैसेस में। इसी को हम एरोसोल कहते हैं। ठीक है, तो एरोसोल को कैसे डिफाइन करोगे बच्चों? एरोसोल इज अ सस्पेंशन ऑफ फाइन सॉलिड पार्टिकल और लिक्विड ड्रॉपलेट इन एयर और अनदर गैस। यहाँ पर हमसे एग्जाम्पल पूछा था एरोसोल का, तो हमने लिखा है एरोसोल का एग्जाम्पल स्मोक और ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना कि इन स्मोक और ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में जो डिस्पोज्ड फेज होते हैं बच्चों वो सॉलिड होंगे और यहाँ पर जो डिस्पर्सन मीडियम है ये गैसेस होंगे। ठीक है ना, ये एयर या अनदर गैसेस जो है वो डिस्पर्सन मीडियम का काम करेंगे। ठीक है, जबकि ये पार्टिकल्स जो होंगे फाइन पार्टिकल्स वो किसका काम करेंगे बच्चों? डिस्पोज्ड फेज का काम करेंगे। देखो सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मेटलर्जी क्या होता है। बच्चों मेटलर्जी वो प्रोसेस होता है जिससे कि हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर ओर्स से। तो बच्चों ये सबसे पहले ये जानो पर्टिकुलर ओर्स किसको कहते हैं, मिनरल्स किसको कहते हैं? तो बच्चों नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस को मिनरल्स कहते हैं और मिनरल्स वो मिनरल्स जिसमें मेटल पाए जाने की प्रोबेबिलिटीज होती है उसको ओर्स कहते हैं। और उस ओर से मेटल प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होगी बच्चों वो मेटलर्जी कहलाएगा। ठीक है, तो आप इसको डिफाइन कैसे करोगे? इट इज डिफाइन एज द प्रोसेस दैट इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन देयर प्योर फॉर्म। ठीक है ना, यह वह प्रक्रिया है जिससे कि हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं उनके प्योर फॉर्म में। इसी प्रक्रिया को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? मेटलर्जी। तो मैंने कुछ नोट में पॉइंट लिखा है, इसको याद रखना। द कंपाउंड ऑफ मेटल मिक्सड विद सॉइल लाइमस्टोन रॉक आर नोन एज मिनरल। बच्चों कंपाउंड्स ऑफ मेटल किसके साथ मिक्स होते हैं? सॉइल लाइमस्टोन रॉक के साथ मिक्स होते हैं, ये सब क्या कहलाते हैं? मिनरल। और ये मेटल्स को बच्चों हम लोग कॉमर्शियली एक्सट्रैक्ट करते हैं। कॉमर्शियली एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया कि वो इकोनॉमिकली एक्सेप्टेड होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो कि एक्सट्रैक्शन का कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये प्रोसेस सही नहीं माना जाएगा। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि मेटल्स आर कॉमर्शियली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मिनरल्स एट लो कॉस्ट एंड मिनिमम एफर्ट। ठीक है ना, इसी को हम लोग ओर्स भी कहते हैं। तो मेटलर्जी आई थिंक आपको समझ में आ गया, इसके अंदर की सारी कहानी। ठीक है ना बच्चों, तीसरा सवाल आप लोगों से पूछा गया है कि अमोंग हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट विच हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों आंसर्स तो यहाँ पे फॉस्फीन होगा PS3, बट मैं इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, ध्यान देना। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बच्चों यहाँ पर मैंने बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखा है कि देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों BiH3 है, बिस्मथ के हाइड्राइड का है। उसके बाद एंटीमनी, उससे कम जो है बच्चों एंटीमनी हाइड्राइड का, उससे कम आर्सेनिक हाइड्राइड का और उससे कम PS3 का। लेकिन यहाँ पर एक ऑर्डर आपको डिफर दिख रहा है बच्चों। NH3 का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो PS3 से, यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा है, ज़्यादा लिखा है। ये क्या प्रॉब्लम से इस चीज़ को समझते हैं। पहले तो आपने जान लिया ना कि ग्रुप 15 के जितने भी हाइड्राइड हैं उनमें किन का लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा? तो बच्चों PS3 दैट इज फॉस्फीन का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो बच्चों यहाँ पे सिंपल सा देखो कि जब PS3 से आप BiH3 की तरफ चलोगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट भी इंक्रीज करता है। इससे क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करने से ये जो वेंडर वाल फोर्सेस है बच्चों वो भी इंक्रीज करते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन वेंडर वाल फोर्सेस विद मॉलिक्यूलर मासेस। अब होता क्या है बच्चों यहाँ पर कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NH3 जो है वो PS3 बोले तो फॉस्फीन से ज़्यादा होता है, बिकॉज NH3 हैज़ लोअर मॉलिक्यूलर मास देन PS3। ऐसा इसलिए क्योंकि NH3 का मॉलिक्यूलर मास बच्चों PS3 से छोटा होता है। इसकी वजह से क्या होता है? ड्यू टू द इंटर मॉलिक्यूलर
H बॉन्डिंग इन अमोनिया दैट इज नॉट प्रेजेंट इन PH3। और एक चीज और भी होता है बच्चों यहाँ पर कि इंटरमोलिकुलर जो हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होते हैं वो अमोनिया में होते हैं, तो थोड़ा स्वाभाविक है कि ये स्ट्रांग हो जाएगा, दैट इज नॉट प्रेजेंट इन PH3, जो कि PH3 में मौजूद नहीं होता है। ये भी कारण है कि PH3 का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है काफी कम होता है। देखो अमोनिया में H बॉन्ड मिल गया तो इसको बॉन्ड स्ट्रांग हो गया, तो स्ट्रांग मिलने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा अमोनिया का, तो अंत में आपका क्या बचा, ये PH3, तो PH3 जो होगा बच्चों फास्फीन, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो यही आंसर्स है, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो बच्चों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, मैंने पहले 5 बना दिया था, कोई बात नहीं, पहले 4 देख लो फिर 5 पे आते हैं। 4 में क्वेश्चन है हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन Mn2+ आयन। बच्चों Mn मैग्नीज 2+ आयन सब में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये हमसे पूछा जा रहा है। बच्चों मैग्नीज 25 एटॉमिक नंबर होते हैं। इसका जब आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खींचोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 आएगा। और आप देख रहे हो जब इसमें से Mn2+ बोले तो 2 इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 आएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि आउटर मोस्ट शेल में ये 5 इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के रूप में मौजूद हैं, तो यही आंसर्स हो जाएगा कि हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन Mn2+, तो बच्चों आंसर्स हो जाएगा 5, ठीक है ना। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, अच्छा पहले तो 4 से 5 में आते हैं ना। 5 में देखो बच्चों क्या कह रहा है सवाल, व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व इन द ज्योमेट्री ऑफ स्क्वायर प्लेनर। बच्चों यहाँ पे आपने कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर पढ़ा है कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उससे ये सवाल है, ठीक है ना, कि आपसे पूछा जा रहा है कि स्क्वायर प्लेनर में क्या हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है ना। तो बच्चों स्क्वायर प्लेनर जो कॉम्प्लेक्स होंगे उसमें हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे नोट में लिख दिया है, जो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री देते हैं बच्चों उसमें हाइब्रिडाइजेशन याद रखना DsP2 होता है। टेट्राहाइड्रल में बच्चों याद रखना sp3 होता है। ऑक्टाहाइड्रल में D2sp3 या sp3d2 होगा। D2sp3 कब होगा बच्चों, जब इनर डी ऑर्बिटल मौजूद होंगे, और sp3d2 कब होगा, जब आउटर ऑर्बिटल मौजूद होंगे, ठीक है ना। समझ में आ गया। चलो ये क्वेश्चन नंबर 5 था, तो समझ में आएगा। स्क्वायर प्लेनर जब भी पूछेगा तो DsP2, और टेट्राहाइड्रल पूछेगा तो sp3, और ऑक्टाहाइड्रल पूछेगा तो इनर डी ऑर्बिटल के लिए D2sp3 और आउटर डी ऑर्बिटल के लिए sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन याद रखोगे, ठीक है ना। बच्चों नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, राइट द IUPAC नेम। बच्चों यहाँ पे CH3 CH CH CH2 CHO है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि CH पे OH ग्रुप है और CH पे CH3 ग्रुप है। बच्चों सबसे पहले तो ये फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल और एल्डिहाइड 2 फंक्शनल ग्रुप है, तो कौन मेन कहलाएगा, तो देखो ये डोमिनेटिंग फैक्टर हो जाएगा बच्चों, एल्डिहाइड ग्रुप डोमिनेटिंग फैक्टर होगा। तो हम यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे कार्बन को, तो 1 2 3 4 5 कार्बन है इस सीरीज में, और आप देख रहे हो 1 2 3 3 नंबर पे अल्कोहल ग्रुप है और 4 नंबर पे मिथाइल ग्रुप है। तो यहाँ पर जो नाम इसका हो जाएगा बच्चों 1 2 3 3 हाइड्रोक्सी हो जाएगा, 4 मिथाइल हो जाएगा, ठीक है ना, 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल, और 1 2 3 4 5 वाला पेंटेन, ठीक है। और अल्कोहल का जो सफिक्स होता है अल होता है, तो 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन नल हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसका IUPAC नेम होगा। ओके देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है, राइट द नेम ऑफ ए डिजीज कॉज बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। बच्चों विटामिन डी के वजह से कौन सा बीमारी होता है, तो बच्चों विटामिन डी की वजह से रिकेट्स होता है, ठीक है ना। बच्चों रिकेट्स क्या है, रिकेट एक रेयर डिजीज है जो कि हमारे बोन्स में होता है, बोन्स हमारे डिफॉर्म हो जाते हैं, ठीक है ना, और बेंट कर जाएंगे। डिफॉर्म कहने का मतलब क्या कि जैसे कि मान लो कि हमारे बोन्स में कुछ प्रॉब्लम होगा, सॉफ्ट होगा, तो वो क्या होगा, अचानक से बेंट कर सकते हैं ना। तो जो एक चीज़ याद रखना, मैंने यहाँ पे नोट में लिखा है कि अफ्रीकन अमेरिकन इन्फेंट एंड चिल्ड्रंस वहाँ जो होते हैं वो रिकेट्स का उनमें बहुत ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि रिकेट्स में वहाँ पे जो उनके शरीर के बोन्स होते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, और ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा फेस करना पड़ता है उन्हें। तो याद रखना ये प्रॉब्लम किसकी वजह से होता है बच्चों, विटामिन डी की वजह से होता है। तो विटामिन डी की वजह से याद रखोगे जो बीमारी का नाम है वो क्या है, रिकेट्स, ठीक है ना। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है, ध्यान देना, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है और इसकी यूनिट क्या है। तो बच्चों ऑर्डर ऑफ किसी भी केमिकल रिएक्शंस का अगर निकालना हो तो सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है। याद रखना किसी रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन होगा बच्चों, यही ऑर्डर ऑफ
ऑफ रिएक्शन होगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बच्चों थ्योरेटिकल डिफाइन नहीं होता है, इट इज़ डिफाइन एक्सपेरिमेंटली। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कोई फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं। बात समझ रहे हो ना। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक याद रखना एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। और फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो यूनिट होगा बच्चों वो पर सेकेंड होगा। हालांकि मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि अगर मान लो 0 ऑर्डर होंगे, फर्स्ट ऑर्डर होंगे, सेकेंड ऑर्डर होंगे, थर्ड ऑर्डर होंगे, तो उनके यूनिट्स क्या होंगे, इसके लिए हमें जनरल फार्मूला याद रखना होगा। जनरल फार्मूला जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस का होता है बच्चों, वो मोल पे पावर 1 माइनस एम प्लस एन और लीटर पे पावर एम प्लस एन पे, और इस पर -1 कर दो, और सेकेंड पे पावर सेकेंड -1 हो गया, ठीक है ना। और एम एन क्या हो गया, यहाँ पे ऑर्डर हो गया, ठीक है। अगर मान लो ये 0 ऑर्डर है, इसकी यूनिट जो हो जाएगी मोल पर लीटर पर सेकेंड। फर्स्ट ऑर्डर है तो पर सेकेंड, सेकेंड ऑर्डर है तो लीटर पर मोल पर सेकेंड, थर्ड ऑर्डर है तो मोल पे -2 L स्क्वायर S-1, ठीक है ना। ये इसका थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का यूनिट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस का कॉन्सेप्ट। चलो इसके बाद देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है राइट द डिफरेंसेस बिटवीन फिजियोसॉर्प्शन एंड केमियोसॉर्प्शन। आपने पढ़ा होगा बच्चों सरफेस केमिस्ट्री में ये दो घटना, फिजियोसॉर्प्शन और केमियोसॉर्प्शन। बच्चों फिजियोसॉर्प्शन में क्या है कि इन दिस टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन द एडजॉर्बेट इज अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट विद वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। बच्चों एडजॉर्प्शन की जो घटना होती है फिजियोसॉर्प्शन में, उसमें एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच जो बॉन्डिंग होता है वो काफ़ी वीक होता है, और वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेस से वो बंधे होते हैं, तो वो बहुत ही आसानी में हट सकते हैं, ठीक है ना, टूट सकते हैं। जबकि केमियोसॉर्प्शन में क्या होता है कि जो एडजॉर्प्शन होता है उसमें स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड देखने को मिलता है। किसके किसके बीच बच्चों, तो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच। एडजॉर्बेट जो आके सरफेस पे रुकेंगे और एडजॉर्बेंट सरफेस को कह रहे हैं, ठीक है ना। तो फिजियोसॉर्प्शन में बच्चों सेकेंड डिफरेंस लिखना, नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। इस प्रोसेस में कोई भी नया कंपाउंड नहीं बनता है, जबकि केमियोसॉर्प्शन में नया कंपाउंड फॉर्म होता है। फिजियोसॉर्प्शन में याद रखना ये एक नेचर में रिवर्सेबल होते हैं, जबकि केमियोसॉर्प्शन जो होते हैं बच्चों नेचर में इरिवर्सेबल होते हैं। तो ये 3 डिफरेंस आप बता सकते हो फिजियोसॉर्प्शन और केमियोसॉर्प्शन में, समझ रहे हो ना। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि कंप्लीट द दिस रिएक्शन CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। बोले तो ये ब्यूटीन है ना, ब्यूट 1 इन है ना, 1 2 3 4 कार्बन है और डबल बॉन्ड है। तो ब्यूटीन जो है बच्चों HBr से रिएक्ट कर रहा है पेरोक्साइड फॉर्म में, तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो बच्चों याद आपको होगा कि आपने पढ़ा था मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव रूल। तो हमने देखा था कि जब HBr के साथ एल्कीन को हम रिएक्शन कराते हैं और पेरोक्साइड ग्रुप के प्रेजेंस में, तो एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो होता है, और यहाँ पर हाइड्रोजन उस कार्बन पे आके जुड़ता है जिस पे कम हाइड्रोजन मौजूद होते हैं, और ब्रोमीन उस कार्बन पे आके जुड़ता है, डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जुड़ता है जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन मौजूद होते हैं। ये एंटी मार्कोनिकोव रूल था। और मार्कोनिकोव रूल में आपने पढ़ा था कि हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाके जुड़ेगा जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन हो, डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जुड़ेगा जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन। बट यहाँ पे एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देना है, और एक बॉन्ड इधर हाफ बॉन्ड आएगा, एक हाफ बॉन्ड इधर आएगा। इधर बच्चों जोड़ देना हाइड्रोजन को, इधर जोड़ देना ब्रोमीन को, तो एक प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। तो देखो ब्रोमोब्यूटेन बन जाएगा, बात समझ रहे हो ना। इसके बाद सेकेंड देखो कि CH3 CH2 Br आपका इथाइल ब्रोमाइड AgCN के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, तो इथाइल आइसोसाइनाइड बनाएगा बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पे याद रखना इथाइल ब्रोमाइड AgCN से रिएक्ट करके इथाइल आइसोसाइनाइड बनाएगा प्लस AgBr। ध्यान देना यहाँ पे मैंने इस प्रोडक्ट के विषय में कुछ डिस्कशन किया है। द प्रोडक्ट फॉर्म इज ड्यू टू हाई आयनिक कैरेक्टर ऑफ AgCN। ये जो प्रोडक्ट बन रहा है बच्चों वो किसके वजह से बन रहा है, ड्यू टू हाई आयनिक कैरेक्टर ऑफ AgCN। कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ AgCN ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ CN माइनस एंड कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ AgCN ड्यू टू द स्यूडो नोबल गैस। तो ये कारण है, ये 3 कारण मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, जिसकी वजह से इथाइल ब्रोमाइड सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्ट करके इथाइल आइसोसाइनाइड बना रहा है, ठीक है ना, और AgBr। तो आपको यहाँ पे बताना था कि इथाइल ब्रोमाइड AgCN के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट बनाएगा। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, 11 में ध्यान देना, कंप्लीट दिस रिएक्शन। बोल रहा है इथाइल अल्कोहल PCl3 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, और फिनोल कॉन्क H3 और कॉन्क H2SO4 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा। तो बहुत ही आसान से रिएक्शन है बच्चों। देखो यहाँ पे इथाइल अल्कोहल PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्ट करके इथाइल क्लोराइड बनाएगा प्लस फास्फोरिक
हाइपोफॉस्फोरिक एसिड बनाएगा H3PO3। और यहाँ पे सेकेंड वाला याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये फिनोल कॉन्क HNO3 H2SO4 के साथ रिएक्ट करके पिक्रिक एसिड का निर्माण करता है। पिक्रिक एसिड हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल को बच्चों पिक्रिक एसिड कहा जाता है। तो फिनोल कॉन्क HNO3 के साथ या कॉन्क H2SO4 के साथ रिएक्शन करके बच्चों पिक्रिक एसिड का निर्माण करता है। तो यही आपको बताना था पिक्रिक एसिड का यहाँ पर फॉर्मेशन। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। बच्चों डीएनए और आरएनए में आपने डिफरेंस देखा होगा, बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़े है ना, तो वहां पे आपने देखा होगा कि आरएनए कंटेन्स राइबोज शुगर। आरएनए में क्या होते हैं बच्चों, राइबोज शुगर होते हैं, जबकि डीएनए जो होता है 2-डीऑक्सी राइबोज शुगर कंटेन करता है। आरएनए में का स्ट्रक्चर देखोगे तो सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जबकि डीएनए का स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होते हैं। इसके बाद तीसरा मैंने डिफरेंस लिखा है कि आरएनए जो है वो प्रोटीन का सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन को कंट्रोल करता है, जबकि डीएनए जो है बच्चों वो हेरिडिटरी इफेक्ट के ट्रांसमिशन को कंट्रोल करता है। ठीक है ना, तो ये 3 डिफरेंस सफिशिएंट है, आप लिख सकते हो आरएनए और डीएनए के बीच में। इसके बाद देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन द होमो पॉलीमर्स एंड कोपॉलीमर एंड गिव वन एग्जाम्पल भी आपको देना है। तो बच्चों होमोपॉलीमर्स किसको कहते हैं, तो जो सिंगल रिपीटिंग मोनोमर से मिलकर बने होते हैं उसको हम लोग होमोपॉलीमर्स कहते हैं, जबकि 2 या 2 से ज्यादा मोनोमर से जो पॉलीमर्स बनते हैं उसको हम लोग कोपॉलीमर्स कहते हैं। और जो सेकेंड डिफरेंस लिखना, होमोपॉलीमर्स का सिंगल चेन होता है, जबकि कोपॉलीमर्स का कॉम्प्लेक्स चेन देखने को मिलता है। इसके बाद देखना बच्चों थर्ड डिफरेंस क्या है कि फॉर्म थ्रू द एडिशन पॉलीमराइजेशन। यहाँ पे एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस के थ्रू होमोपॉलीमर्स का निर्माण होता है, जबकि कोपॉलीमर्स का जो निर्माण होता है थ्रू कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस के दौरान होता है। फिर होमोपॉलीमर्स का आप एग्जाम्पल दे सकते हो पीवीसी, पॉलीथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन, स्टाइरिन एक्सेट्रा। और कोपॉलीमर्स का एग्जाम्पल दे सकते हो पॉलीविनाइल एसीटेट, पॉलीथीन ऑक्साइड एक्सेट्रा। इसके बाद देखो यहाँ पर बहुत अच्छा सवाल दिया है कि व्हाट आर ट्रैंक्विलाइजर्स एंड राइट वन एग्जाम्पल एंड व्हाट आर द एनाल्जेसिक राइट वन एग्जाम्पल। बच्चों ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होते हैं, तो ट्रैंक्विलाइजर्स जो होते हैं बच्चों न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स होते हैं। ठीक है ना, जो हमारे स्ट्रेस और जो एंग्जाइटी किसी व्यक्ति में होता है तो उसको कम करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है ना, इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो क्लोरोडाइजेपोक्साइड और वैलियम। ये इसके एग्जाम्पल्स आप ट्रैंक्विलाइजर्स का दे सकते हो। एक न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स होते हैं जो हमारे स्ट्रेस को कम करने में मददगार होते हैं। ठीक है ना, दूसरा एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं बच्चों, तो एनाल्जेसिक्स वो ड्रग्स होते हैं जो हमें पेन रिलीफ करने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है ना, जैसे कि एग्जाम्पल्स में देखो एस्पिरिन एक एनाल्जेसिक है जो हमें पेन से रिलीफ कराता है, जैसे कि हेडेक हो जाए, टूथेच हो जाए, ठीक है ना, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हो जाए, मसल्स एसेस हो जाए, तो इसमें इस तरह के जो दर्द होते हैं उससे बहुत ही तुरंत रिलीफ करा देता है एनाल्जेसिक। ठीक है ना, तो एनाल्जेसिक्स वो ड्रग्स हैं जो हमें पेन रिलीफ में मदद करते हैं। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 था। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है बच्चों, राइट शॉर्ट नोट ऑन डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म। बच्चों बहुत ही मैंने सिंपल वे में यहाँ पे लिखा है डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म और शॉर्ट फेरोमैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट। तो ध्यान देंगे डायमैग्नेटिज्म में क्या मैंने दिया है कि द मेन कंस्टिट्यूएंट पार्ट इन एवरी मटेरियल is atom and atom has electron which are continuously rotating around the positively charged nucleus. Due to its motion of electron around the nuclei, a magnetic field is generated and this property of the material is known as diamagnetism. तो बच्चों डायमैग्नेटिज्म क्या है, तो एक तो आपने क्लास 11 स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा किसी भी एटम का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खींचो और उसके वैलेंस शेल में यदि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो आप वहाँ पे बोल देते हुए वो एटम जो है डायमैग्नेटिक नेचर का है। सबसे बड़ी चीज़ बच्चों दुनिया में जितने भी चीज़ है ना अगर देखा जाए तो सबके अंदर तो डायमैग्नेटिक नेचर है ही। ऑल द मटेरियल इन द यूनिवर्स आर डायमैग्नेटिक आप कह सकते हो, बट यहाँ पे मैंने और थोड़ा सा डिस्कस कर दिया है डायमैग्नेटिज्म को कि द मेन कंस्टिट्यूएंट पार्ट इन एवरी मटेरियल इज एटम। तो कोई भी अगर मटेरियल के का अगर मेन कंस्टिट्यूएंट देखा जाए तो वो क्या होता है बच्चों, एटम होते हैं। और एटम के पास होते क्या है, इलेक्ट्रॉन, जो कंटिन्यूसली क्या करते हैं, पॉजिटिवली चार्ज जो न्यूक्लियाई हैं उसके चारों तरफ रोटेट करते हैं।
करते हैं ना रोटेट, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन रोटेट करेंगे तो उसके अंदर क्या आएंगे, स्पीड आएंगे। स्पीड आएंगे तो हमें पता है कि जिन चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी होती है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं तो स्वाभाविक है उसके अंदर नेचर्स कैसा आएंगे, डायमैग्नेटिज्म। अब समझ में आ गया होगा डायमैग्नेटिज्म क्या है। तो पार्टिकल हैं जितने भी जो हैं मटेरियल, वो एटम है। एटम क्या है, तो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली पार्टिकल की तरफ घूम रहे हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, और इसी प्रॉपर्टी को बच्चों हम लोग डायमैग्नेटिज्म कहते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड डेवलप सो वीक सो इट डजंट एग्जिबिट इफेक्ट एक्सटर्नली। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पर, इससे जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है बहुत ही वीक होता है, इसीलिए इसके प्रभाव को स्टडी हम लोग नहीं कर पाते हैं क्लियरली, ठीक है ना। पैरामैग्नेटिज्म में थोड़ा इफेक्ट हम लोग स्टडी आउट करते हैं, क्योंकि पैरामैग्नेटिज्म ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द मटेरियल। अगर आप मटेरियल में जो एटम है, एटम का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खींचोगे तो वहाँ पे आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से हमें नेचर देखने को मिलता है पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है ना। इसमें जो वीकली मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर वीकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। जैसे एल्युमिनियम ले लो, कॉपर ले लो, गोल्ड ले लो, ये सब जो है बच्चों पैरामैग्नेटिज्म का एग्जाम्पल है। फेरोमैग्नेटिज्म के विषय में अगर बात करो तो द सब्सटेंस दैट आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। बच्चों फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होंगे वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होंगे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। जैसे आप एग्जाम्पल में दे सकते हो आयरन, कोबाल्ट और निकेल, ठीक है ना। इसको हम लोग कहते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कैन बी परमानेंटली मैग्नेटाइज इन द इवन इन द अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। क्लियर है। इसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 16 में 2 सवाल है, 16 का ए और बी है। ए में क्या क्वेश्चन दिया है कि राइट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। बच्चों अब सीधे कह दिया है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इसके 2 लॉ को मैंने लिखा है, मेंशन किया है, फैराडे का फर्स्ट लॉ और फैराडे का सेकेंड लॉ। बच्चों फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या मेंशन से, अकॉर्डिंग टू द फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस द मास ऑफ एनी सब्सटेंस डिपोजिट at any electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte। कहने का मतलब बच्चों यहाँ पे कह रहा है जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया कराओगे तो जो आप डिपॉजिट करा रहे हो कैथोड पे सब्सटेंस को, वो बोल रहा है कितना डिपॉजिट होगा, तो ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रिसिटी पे। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आप पास करा रहे हो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में, उतना ज़्यादा मास क्या होगा, डिपॉजिट होता चला जाएगा। ये फैराडे का पहला नियम है, तो इसके अकॉर्डिंग बोल सकते हो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q, तो W बराबर क्या हो जाएगा बच्चों ZQ, और Z ही कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और इस Z का वैल्यू हम लोग निकालते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस बटा 96500 कूलम। बच्चों ये 96500 कूलम क्या है, ये चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और एक मोल में होते हैं इलेक्ट्रॉन 6.022 इंटू 10⁻23, तो आप 6.022 इंटू 10⁻23 को 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना के करीब आएगा चार्ज, उसी को राउंड फिगर में लिख दिया गया है 96500 कूलम। इसके बाद फैराडे का सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या कह रहा है कि इफ सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, अगर मान लो 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, उसमें हम सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो डिस्चार्ज हो रहा है वो इक्विवेलेंट मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे मान लो कि हमने सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कराया कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन और सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन से, तो फैराडे का सेकेंड लॉ क्या कहता है कि मास ऑफ जो कॉपर होगा वो इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और मास ऑफ सिल्वर जो होगा वो इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये दोनों से अगर आप इक्वेट करोगे तो मास ऑफ कॉपर अपॉन मास ऑफ सिल्वर बराबर इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर होगा। ये फैराडे का दूसरा नियम है, ठीक है ना। चलो इसके बाद देखो बच्चों सेकेंड क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि 2 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड फॉर 30 मिनट, व्हाट अमाउंट ऑफ कॉपर विल डिपोजिट एट कैथोड। बहुत अच्छा सवाल है बच्चों कि 2 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट आप पास करा रहे हो किसी एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड से, तो कितने मिनट तक, 30 मिनट तक, तो आपसे बोल रहा है कितना कॉपर जो है डिपोजिट करेंगे हम लोग कैथोड पे। तो बच्चों यहाँ पर देखो हम फैराडेज का फर्स्ट लॉ को यूज करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ पे I का मान 2 एम्पियर है, टाइम 30 मिनट है, आप इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लिए तो 1800 सेकेंड हो गया। हमने देखा कॉपर क्लोराइड है
तो कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लेके डिपॉजिट होगा कैथोड पे, तो यहाँ पे n का मान कितना हो जाएगा बच्चों 2। देखो CuCl2 है ना, CuCl2 में कितना हो गया, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन ही लेगा ना, Cu2 प्लस और Cl माइनस। देखो ये आप शेयरिंग सीखे हो ना, 2-1 वाला शेयरिंग, ठीक है। तो याद रखना कॉपर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस्ड हो जाएगा कैथोड पे। तो हमने फिर यहाँ पे फार्मूला लगाया W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q, W बराबर ZQ, फ्राइडे का फर्स्ट लॉ से Z बराबर W/Q। तो हमसे W पूछ रहा है तो Z इंटू Q कर देंगे बच्चों, और Z इंटू Q बोले तो Z अभी हम लोग निकालना सीखे थे ना, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सबस्टांस बटा 96500 कूलम इंटू Q, और Q होता है चार्ज, चार्ज बराबर IT होता है ना। Q बराबर क्या चीज हो जाएगा बच्चों, IT, क्योंकि I बराबर क्या होता है, देखो Q बराबर IT, इसका मतलब I बराबर Q/T होता है, उसी से ना निकाले हैं Q बराबर IT। तो यहाँ पे आप क्या करना, I का मान डाल देना, T का मान डाल देना, और फिर यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ सबस्टांस बाय 96500 कूलम, ये वैल्यू डालेंगे Z का। और इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, तो मॉलिक्यूलर मास बट्टा वैलेंस फैक्टर, और वैलेंस फैक्टर बच्चों यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है ना। कितना आ रहा है, देखो इस पे 2 चार्ज है ना, हम लोग पढ़े हैं ना कि चार्ज अगर है तो चार्ज जितना चार्ज होता है वही उसका वैलेंसी फैक्टर होता है कीटायन पर, तो यह वैलेंसी फैक्टर 2 हो जाएगा। फिर आप ये सब वैल्यू डालोगे, मॉलिक्यूलर मास मैंने यहाँ पे निकाल रखा है CuCl2 का, कॉपर का 63.5 और क्लोरीन 2 × 35.5, दोनों को आप ऐड कर दिए तो ऐड करोगे तो 134.5 आ जाएगा, बट बैलेंस फैक्टर 2 × 1/96500 कूलम, सबको मल्टीप्लाई किए और डिवाइड किए तो 2.50 ग्राम आ रहा है, इतना डिपॉजिट्स होगा, ठीक है। क्लियर है ना। चलो इसके बाद देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। जैसे H3PO4 है बच्चों, फॉस्फोरिक एसिड का आपसे स्ट्रक्चर पूछा है, तो इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो P डबल बॉन्ड होगा ऑक्सीजन के साथ, और बाकी में सिंगल बॉन्ड होगा, और सब में H जुड़ा होगा, ठीक है ना। तो आप देखोगे भी ये फॉस्फोरिक एसिड जो है, फॉस्फोरिक एसिड, इसमें पूछा जाता है कि इसकी बेसिसिटी कितनी है। तो बच्चों इसमें देखो 3 बेसिसिटी होगी, क्योंकि इसको जब आप डिसॉल्व करोगे तो ये 3 H+ को प्रोड्यूस करेगा, समझ रहे हो ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है फॉस्फोरिक एसिड। दूसरा है फॉस्फोरस एसिड, इसमें देखोगे तो फास्फोरस ऑक्सीजन से डबल बॉन्डेड होगा और 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा, हाइड्रोजन भी इसके साथ होगा, OH भी आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ से H हटा के ऐसे भी लिख सकते होते हो इस फॉर्मेट में, और एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, तो ये फॉस्फोरस एसिड कहलाता है H3PO3। इसके बाद PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का है, तो देखो सिंपल इसका स्ट्रक्चर है PCl5 का। फिर देखो जेनोन ट्राइऑक्साइड दिया है XeO3, तो आप जेनोन को डबल बॉन्ड से तीनों तरफ ऑक्सीजन को डबल बॉन्डेड कर दो। इसके बाद जेनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड है, तो जेनोन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डेड होगा, 4 तरफ फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड, इसके पास एक लॉन पेयर बच जाएंगे, क्लियर है ना। इसके बाद देखो यही इसका स्ट्रक्चर था। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। मोल फ्रैक्शन क्या है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सिंपल सा डेफिनेशन है कि कैसे निकालोगे मोल फ्रैक्शन, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ले लेंगे बटा टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन ले लेंगे, ठीक है ना। यही होता है ना मोल फ्रैक्शन। जैसे सेकंड क्वेश्चन इसी में दे दिया है एक एग्जांपल कि व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो बच्चों 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन का मतलब हमने यहाँ पे देखा कि सॉल्यूशन को हमने 100 ग्राम मान लिया, तो ग्लूकोज हमें 10 ग्राम मिलेगा, तो वाटर कितना मिलेगा 90 ग्राम, चूंकि वेट बाय वेट यहाँ पे देखो दिया हुआ है ना कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे ग्लूकोज 10 ग्राम होगा 10%, तो 90 ग्राम क्या हो जाएगा बच्चों वाटर। हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे ग्लूकोज का और मोल्स ऑफ वाटर निकाल लेंगे। इसके बाद हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, तो किसका पूछा है ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का नंबर ऑफ मोल्स ले लेंगे बटा सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल्स। इस प्रकार से फिर आप इसको डिवाइड करोगे पूरा, तो आएगा बच्चों 0.011 आ जाएगा, ठीक है ना। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज होगा। और अगर निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो आप 1 में से इसको घटा देना, या फिर क्या करना है यहाँ पर मोल ले लेना वाटर का बटा टोटल मोल्स ले लेना सॉल्यूशन का, ओके। इसके बाद देखो लास्ट क्वेश्चन 19 में क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई PQRST इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। जैसे देखो एसिटिक एसिड जो है SOCl2 के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट बनाएगा, और जो प्रोडक्ट बनाएगा वो H2 के साथ PDBSO4 के प्रेजेंस में क्या प्रोडक्ट बनाएगा।
दूसरा है CH3CH2COH, बोले तो प्रोपनोइक एसिड है। ये जो है Cl2 और रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में क्या प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है ना, या वाटर के प्रेजेंस में वाटर भी होगा यहाँ पर। और ये देखो एसीटिन, बोले तो डाइमिथाइल कीटोन जो है ZnHG या HCl के प्रेजेंस में क्या प्रोडक्ट बनाएगा, और ये एसिटाल्डिहाइड HCl के प्रेजेंस में क्या प्रोडक्ट बनाएगा, ये हमें मेंशन करना है। तो देखो बच्चों, मैंने एक एक करके प्रोडक्ट बनाया है। जैसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एसिटिक एसिड SOCl2 के प्रेजेंस में बच्चों एसिटाइल क्लोराइड बनाता है, और एसिटाइल क्लोराइड H2 या PD के प्रेजेंस में रिएक्ट करके एसिटाल्डिहाइड बनाता है। आपने पढ़ा होगा रोजनमंड रिडक्शन रिएक्शन, बच्चों वही रिएक्शन से यहाँ पे ये इसके साथ एसिटाइल क्लोराइड H2 ओवर PD PSO4 के प्रेजेंस में VSO4 के प्रेजेंस में क्या बना रहा है, एसिटाल्डिहाइड। दूसरा देखो यहाँ पे प्रोपनोइक एसिड है ना, ये 3 कार्बन Cl2 के साथ रिएक्ट करके अब रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में क्या बनाएगा बच्चों, तो CH3CHClCOH बनाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे 1 2 2, दूसरा नंबर पे क्लोरीन है तो 2 क्लोरो, 3 कार्बन वाला प्रोपनोइक एसिड हो जाएगा। इसमें आपने पढ़ा होगा ये रिएक्शन हेल-मोलार्ड जेलिंस्की रिडक्शन रिएक्शन, समझ रहे हो ना, वही रिएक्शन है ये। तीसरा जो दिया था कि डाइमिथाइल कीटोन जो है बच्चों, ये ZnHG के साथ क्या रिएक्ट कर रहा है, तो बच्चों ये इथेन बनाता है CH3, ठीक है ना। और एसिटाल्डिहाइड एसिन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है बच्चों, तो देखो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन नाइट्राइल बना रहा है। देखो 1 2, यहाँ पे कहाँ से हम लोग काउंट करेंगे, 1 2, तो 2 हाइड्रोक्सी हो जाएगा, 1 2 3 वाला प्रोपेन हो जाएगा और नाइट्राइल ग्रुप हो जाता है, ठीक है। तो बेसिक मैंने आपके लिए आंसर्स रेडी कर दिया है, ठीक है। अब आप इसको रिवाइज करते रहो, क्योंकि आप तो आराम से मेहनत किए हो साल भर, ठीक है। इस तरह सेट अभी आते जाएगा और मेरे चैनल पे आपको हर एक सेट का आंसर्स मिलेगा। ये देखो बच्चों, टॉपर्स अगर बनना है तो आपको इसी तरीके से आंसर्स एग्जाम में देना पड़ेगा, ठीक है। मेहनत करो, चलो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक है मेरी तरफ से, खूब मेहनत करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के बीच, ओके, थैंक यू।